सभी मित्रों का धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल पर समय देने के लिए। मित्रों, आज की कक्षा में हम लोग एसएससी जीडी हिंदी विषय के तीसरे अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल पर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, ताकि आपकी जो परीक्षा से संबंधित उद्देश्य है उसमें सफलता मिले। आइए हम लोग देखते हैं तीसरे अभ्यास प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न कहां-कहां से पूछा गया है। पहला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम है। उपत्यका उपत्यका का विलोम पूछ रहा है। उपत्यका का अर्थ होता है घाटी। उपत्यका का अर्थ होता है घाटी और उपत्यका का विलोम है अधित्यका। उपत्यका में यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा है। अधि उपसर्ग बना करके उपत्यका का विलोम बना गया है, यानी पहले प्रश्न का उत्तर विकल्प सी है। दूसरा प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द विकल्प में चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ है, ध्यान से पढ़िए, लिखा है जिसका जन्म पहले हुआ है। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको आप भली भांति जानते हैं कि अग्रज कहा जाता है। ठीक है ना। अग्र माने क्या होता है? अग्र माने होता है आगे या पहले, और ज का मतलब होता है जन्म लेना। जन्म लेना। तो इस आधार पर जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है, यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर सही उत्तर दिया है। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है। जिसका निवारण न हो सके, पहला विकल्प लिखा है अविकल। अविकल किसको कहते हैं? जो विकल या व्याकुल न हो उसको कहते हैं अविकल, यानी इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं होगा, गलत है। दूसरा लिखा है अनिर्धार्य। अनिर्धार्य का मतलब होता है अ माने नहीं, निर्धार्य का मतलब निर्धारण। जिसका निर्धारण न हो सके उसको क्या कहते हैं? अनिर्धार्य, यानी यह भी विकल्प गलत है। ठीक। इसके बाद है निर्णीत। अनिर्णीत किसको कहते हैं? जिसका निर्णय न हो सके उसको हम क्या कहते हैं? अनिर्णीत। कहने का मतलब है ये जो पूछा है प्रश्न में, जिसका निवारण न हो सके, उसके लिए यह भी विकल्प गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, और सही उत्तर बी है। जब तीन शुरुआत के गलत हो गए तो सही कौन होगा? अनिवार्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची है? क्या पूछा है? अनाथ। अनाथ का क्या पूछा है? पर्यायवाची। तो आप जानते हैं कि अनाथ का मतलब बेसहारा भी होता है, यतीम भी होता है, निराश्रित भी होता है। एक विकल्प सी यही एक शब्द है जो कि अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो पूछा क्या है? नहीं है। नहीं है तो कौन नहीं है? ये। बाकी तीन तो है, बेसहारा भी है, यतीम भी है, निराश्रित भी है, तो कौन नहीं है? सी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची। पहला दिया है अंबर। अंबर आप जानते हैं या तो फिर वस्त्र होता है या तो फिर आसमान होता है। ठीक। यानी कमल का पर्यायवाची यह नहीं होगा। दिनकर माने क्या होता है? दिन को करने वाला, अर्थात कौन? सूर्य। दिनकर माने दिन को करने वाला, अर्थात कौन? सूर्य। नीरज। नीर माने क्या होता है? पानी। दो शब्द हैं इसमें, देखिए इसमें है नीर धन ज। नीर माने पानी,
ज माने उत्पन्न होने वाला, पानी में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। इसका अर्थ क्या होगा? कमल। अब देखिए यहां पर क्या पूछा है, कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा है? विकल्प सी। ठीक। पुष्प आप जानते ही हैं। ठीक। तो अंबर भी नहीं होगा, दिनकर भी नहीं होगा, पुष्प भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? नीरज। बहुत ही आसान है, सबको पता है। उसके बाद शुद्ध शब्द रूप है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है, कौन सा शब्द है जो कि बिल्कुल शुद्ध है। दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार, दुर्निवार। तो आप इन चारों विकल्पों को देखकर ही पहचान सकते हैं कि इसमें से सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। दुर्निवार, यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, सही सही यह लिखा हुआ है। ठीक है, यह मात्रिक दोष है, यह दुर्निवार, यह इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी। इसके बाद है अगला प्रश्न, और अंडे का शहजादा। यहां पर एक शब्द यह अनावश्यक छप गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा का अर्थ है, अर्थ पूछा है, क्या कमजोर व्यक्ति होता है, चालाक व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है, अनुभवहीन व्यक्ति होता है। तो अंडे का शहजादा का सीधा अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी जिसके पास कोई भी किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है, उसे अंडे का शहजादा कहा जाता है। ठीक, यह मुहावरा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इसका भी मतलब पूछा है। मतलब का क्या पूछा है? अर्थ पूछा है। क्या कमजोर व्यक्ति, मामूली व्यक्ति, होशियार व्यक्ति, गंवार व्यक्ति। तो इसमें से इसका सही सही अर्थ यहाँ विकल्प बी वाला होगा, यानी मामूली व्यक्ति। ठीक, इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह जल्दी चला गया, रिक्त स्थान दिया गया है, ट्रेन पकड़ सके, इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें से छांटना है 4 विकल्पों में से। वह जल्दी चला गया, हमारे समझ से यह विकल्प सही होगा, और इसको यहां पर हम यदि लिख दें तो वाक्य शुद्ध और पूर्ण होगा। वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। ठीक, इसका विकल्प यहीं से ही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। विश्व में खाली स्थान है, 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति विकास फिर खाली देश में रहते हैं। ठीक, क्या पहले विकल्प शुरू से देखेंगे। यदि हम इसमें पैदा भरें तो विश्व में पैदा 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास मुक्त, यह गलत है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि विकास मुक्त हो, यानी विकास से रहित हो गया हो। ठीक है ना। प्रत्येक शील, प्रत्येक यदि भरा जाएगा, प्रत्येक 5, ठीक, बहुत बढ़िया। यहां भरा जाएगा प्रत्येक 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति विकास, और यहां क्या बचा है? शील। यहां पर शील होगा, विकासशील देश में रहते हैं, यानी विकल्प कौन सा होगा? विकल्प बी, बाकी विकल्प गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक ही विधेय हो जिसमें एक ही विधेय हो, उसको क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, कर्म पूरक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। इस प्रश्न से संबंधित चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य। ठीक, सरल वाक्य जिसमें एक ही विधेय होता है, जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसको हम कहते हैं सरल वाक्य। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, सरल वाक्य। यह सरल वाक्य है। ठीक है ना। हमने क्या बताया? जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। ठीक है ना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यह सरल वाक्य हो गया। ठीक, इसके बाद जो दूसरा हमने बताया था, दूसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक ना, यह क्या हो गया? सरल। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब जिसको जोड़कर बनाया गया हो, जिसमें कम से कम 2 सरल वाक्य हों।
जिसमें कम से कम कितने सरल वाक्य हो? 2। और जब 2 सरल वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं इसका पहचान है और तथा एवं तथा एवं व किंतु परंतु इत्यादि, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य जो होते हैं इन्हीं पहचानों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। जैसे कि यह साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, इसी को यदि हम संयुक्त वाक्य के रूप में लिखें तो राम पुस्तक पढ़ता है, और के स्थान पर तथा भी लिख सकते हैं, एवं लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है और मोहन सोता है। मोहन सोता है। ये यहां से लेकर यहां तक एक सरल वाक्य हो गया और यहां से लेकर यहां तक दूसरा सरल वाक्य हो गया। ये दोनों सरल वाक्य इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसके बाद मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य ऐसे साधारण वाक्य जिसमें सेम टू सेम यही चीज है जो संयुक्त वाक्य में हमने बताया, सिर्फ अंतर यह है कि 2 संयुक्त वाक्य के होते हुए एक संयुक्त वाक्य जो होता है दूसरे संयुक्त वाक्य एक सरल वाक्य दूसरे सरल वाक्य के ऊपर आधारित होता है, या उसको हम उपवाक्य कहते हैं। यानी एक उपवाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आधारित होता है और वह इन जो क्योंकि यद्यपि तथापि यदि जब तक इनके द्वारा यह व्यक्त होते हैं। मतलब हमने क्या बताया, एक सरल उपवाक्य दूसरे मूल वाक्य के ऊपर आधारित होता है, उनका पहचान यहीं पर है। जैसे कि हमने बताया कि जब वर्षा हो रही थी तब मैं सो रहा था। ठीक है, यह क्या है? एक साधारण वाक्य। यह क्या है? दूसरा साधारण वाक्य। लेकिन इसके माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ाव का भाव पैदा होता है और यह जो दूसरा वाक्य है इस पहले वाक्य के ऊपर आधारित है। तो जहां पर एक उपवाक्य दूसरे मूल वाक्य के ऊपर आधारित होने की भावना व्यक्त हो रही हो, वहां पर हमेशा मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य का पहचान यहां पर लिखा हुआ है, यानी किसी भी वाक्यांश में इसके जो पहचान यहां पर लिखे गए हैं वहां पर दिखाई देता है, तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए कि वहां पर मिश्र वाक्य है। ठीक, तो यह जो प्रश्न पूछा है एक ही विधेय हो जिसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 वर्णों के, यहां पर शब्द नहीं लिखा गया है बल्कि वर्ण लिखा गया है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे सचिव धन आलय, आलय। ठीक ना, ये पहला पद ये दूसरा पद, दोनों पद वर्णों के माध्यम से एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं इसको देख लीजिए। स धन अ धन च धन छोटी, ठीक है, धन आ धन ल धन अ
धन य धन अ। इसको जोड़िए, यहां से लेकर यहां तक पहला पद, यहां से लेकर यहां तक दूसरा पद। पहले पद के अंत में क्या है? छोटी ई है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? आ है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, कौन? छोटी ई और आ, ठीक है ना? एक शब्द यहां छूट गया, सचिव लिखा है, ठीक। फिर से देख लीजिए, स धन अ धन च धन छोटी धन व धन अ धन आ धन लय। इसको पूरा पूरा लिख दीजिए, ठीक है। अभी इसमें पहले पद के अंत में क्या है? अ, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? आ। ये दोनों वर्ण है, स्वर है। जब अ से आ मिलता है तो छोटा, यह छोटा होने के कारण आ में समाहित हो जाता है। कहने का मतलब कि ये दोनों मिलकर के आ की रचना करते हैं। जब आ की रचना करते हैं, इसके स्थान पर जब आ हो जाएगा तो यह भी आ, यह भी आ, ठीक है ना? ये दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे, ये दोनों तो समाप्त हो जाएंगे। तब क्या होगा? यहां पर होगा स ची व, यहां तक पूरा पूरा। अब इसके बाद ये है, इसका नंबर है, इसका नंबर आता है, तो ये दोनों तो मिलकर के इसमें परिवर्तित हो गए, तो यहां पर आ लिख दीजिए। इसके बाद ये लय, लय, ठीक है ना? तो इस प्रकार से वर्णों का मेल हुआ है, और जहां पर दो वर्णों का मेल आपस में होता है वहां पर हमेशा क्या होता है? संधि होता है। इसमें दीर्घ संधि है, ठीक। इसके बाद निचला भी प्रश्न देख लीजिए, विकल्प जो दिया गया है, यह समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है ना? ये गलत, ये गलत, ये गलत। समास में दो समासिक पद आपस में जुड़ते हैं, और उपसर्ग जो होता है किसी मूल शब्द के पहले लगा करके नया शब्द का निर्माण किया जाता है, और जो प्रत्यय होता है वो ठीक उसी का विलोम होता है। किसी मूल शब्द के दाहिने ओर प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द का निर्माण या रचना की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जल धन ओध, ठीक है ना? यहां पर ल, ल में क्या है? अ है, ठीक है ना? ये पहला पद है, पहले पद के अंत में क्या है? अ है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? ओ है। और हम जानते हैं कि जब दोनों अ से ओ जुड़ता है तो दोनों मिलकर के इसकी रचना करते हैं। जब इसकी रचना करते हैं तो इसका सही संधि क्या होगा? ज लौ ध, ठीक है, जलौध। यहां पर देखिए विकल्प डी सही है, ठीक है ना? अब एक चीज और आप पूछेंगे कि अ और ओ दोनों किस प्रकार से मिलकर के आओ की रचना किए, तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं। अ आ ए ऐ ओ आओ, आओ। ये पहला जुड़ा है, दूसरा जुड़ा है, तीसरा जुड़ा, ठीक। ध्यान दे लीजिए, इस तरीके के कई बार हमने संधि को पिछली वीडियो में समझाया है। इन दोनों जोड़े में से कोई एक, चाहे ये, ठीक है ना? इन दोनों जोड़े में से कोई एक निकल कर यदि इन दोनों जोड़े में से किसी एक के साथ जुड़ता है, चाहे अ के साथ जुड़े चाहे ए के साथ जुड़े, तो परिणाम हमेशा क्या निकलता है? अ निकलता है। कहने का मतलब कि ये दोनों जोड़े में से कोई एक जब इन दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ते हैं तो हमेशा इसकी रचना होती है, ठीक। उसी प्रकार से यदि ये दोनों जोड़े इन दोनों जोड़ों के साथ मिलते हैं यानी जुड़ते हैं, इन दोनों जोड़े में से कोई एक जब इन दोनों जोड़े में से किसी एक के साथ जुड़ता है तो हमेशा अ की रचना होती है, जैसा कि इस उदाहरण में हमने बताया है। यही है ना? अ यहां से देख लीजिए, ओ यहां से देख लीजिए, ये दोनों मिलकर के क्या बनाए? औ। तो यहां पर जल धन ओध का संधि विच्छेद क्या हुआ? संधि क्या हुआ? जलौध, ठीक है जी। उसी प्रकार से एक और उदाहरण, जैसे वन धन ऐक्य,
ठीक, यहां पर प्रथम पद के अंत में क्या है, अ है, और यहां पर शुरुआत में क्या है, अय है, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो हमने क्या बताया, ये दोनों जोड़े में से कोई एक, जब इन दोनों जोड़े में से किसी एक के साथ जुड़ेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा, अय निकलेगा, यानी दोनों मिलकर के इसकी रचना करेंगे। तो ये जब दोनों आपस में जुड़े तो क्या बनेगा, अय बनेगा। अब इसका सही संधि क्या होगा, वन, न पर इसको लगा दीजिए, ठीक है, ये खत्म हो गया, ये खत्म, यहां तक खत्म हो गया ना, यहां तक ये खत्म हो गया, क्या बचा है, आधा क य, आधा क य बना ये। यह सब किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का, ठीक ना। इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि, वृद्धि संधि का यह उदाहरण है, और यह क्या है, नियम है। ठीक, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, क्या द्विगु समास कहते हैं, ठीक है ना। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, पिछले वीडियोज में सबके लक्षण को हमने बताया है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। द्विगु समास क्या है, संख्यावाची है, संख्यावाची या और संख्यावाची होने के साथ साथ समूह का निर्माण, यानी प्रथम पद संख्या से संबंधित होता है और दोनों पद एक दूसरे के साथ मिलकर के समूह का निर्माण करते हैं। द्वंद्व का मतलब दो होता है, कहने का मतलब कि दोनों पद प्रधान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे रोटी कपड़ा, रोटी और कपड़ा, बीच में एक योजक चिन्ह होता है, यह योजक चिन्ह ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, इसको माइनस का चिन्ह न समझिएगा, यह योजक चिन्ह है, ठीक है ना। योजक, योजक माने जोड़ने वाला, जो दोनों पदों को आपस में जोड़ता है। जैसे हमने क्या कहा, रोटी कपड़ा, यह इसका मतलब होता है और, तथा, अथवा, व, एवं इत्यादि होता है, ठीक है ना। रोटी कपड़ा, रोटी और कपड़ा, रोटी अथवा कपड़ा, ठीक है ना। आकाश पाताल, आकाश और पाताल ना। जन्म मरण, जन्म मरण, जीना और मरना, जीना, और इस योजक चिन्ह का मतलब एवं मरना ना। आज कल, आज कल, यानी आज तथा कल, ये इस प्रकार से, यह क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है ना। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का भी पहचान हमने बताया था, क्या, विशेषण, विशेषण और विशेष्य, कहने का मतलब कि जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता को बतलाने वाला होता है उसको हम कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, विशेष्य। जैसे हमने कहा कमल नयन, कमल नयन, नयन, नयन माने नेत्र, नयन माने नेत्र, नेत्र तो सबके पास है, लेकिन नेत्र की विशेषता कौन शब्द बतला रहा है, नयन, कमल, तो कमल क्या हुआ, विशेषण हुआ, और नयन क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जैसे हमने लिखा नील गाय, नील गाय, ठीक है ना। नील पहला पद और गाय दूसरा पद, गाय तो बहुत सारी है, लेकिन कैसी गाय है, काली है, सफेद है, लाली है, चितकबरी है, नहीं, कैसी है, नील है, ठीक है ना। तो यह जो नील नामक शब्द है एक रंग से संबंधित है, यह गाय की विशेषता को बतला रहा है कि यह गाय काली नहीं है, लाली नहीं है, सफेद नहीं है, चितकबरी नहीं है, बल्कि कैसी है, नीली है। तो यह क्या हुआ, विशेषण हुआ, और यह क्या हुआ, विशेष्य हुआ, ठीक। तो यह है कर्मधारय समास। इसके बाद बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास को भी हमने बताया था। अब प्रश्न को भी देख लीजिए, ये जो प्रश्न पूछ रहा है इन तीनों में से कोई भी विकल्प इसके लिए सही नहीं है। तो जब ये तीनों विकल्प सही नहीं है तो विकल्प सही कौन है, विकल्प डी, यानी बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास ही एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पदों में से
कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिल करके, दोनों पद जब आपस में जुड़ते हैं तो ये जुड़ करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। इसका लक्षण भी कल हमने बताया, पिछले वीडियो में बताया था, 1 धन 2 बराबर 3। ये पहला पद, ये दूसरा पद जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो न तो पहले पद का महत्व रह जाता है, न तो दूसरे पद का महत्व रह जाता है, बल्कि इन दोनों के स्थान पर एक तीसरा पद आ जाता है। यही है बहुब्रीहि समास, और प्रश्न में यही चीज पूछ रहा है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, बहुब्रीहि समास। जैसे चंद्र चूड़, चंद्र चूड़, चंद्र, चंद्र प्रथम पद और चूड़ द्वितीय पद, ये पहला ये दूसरा पद। चंद्र माने चंद्रमा, चंद्रमा, और ये चूड़ का मतलब चोटी या शिखर। अब इसका समास विग्रह आप खुद भी बना लीजिए। चंद्रमा, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, अर्थात शंकर जी, अर्थात शंकर जी। यहां देख लीजिए, जब दोनों पद आपस में जुड़े हुए हैं यानी समास विग्रह किया गया, तो इसमें क्या पता चला कि ना तो पहला पद प्रधान है, ना तो दूसरा पद प्रधान है, बल्कि दोनों पदों के स्थान पर एक तीसरा पद आ जाता है, तीसरे पद का महत्व बढ़ जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब विकल्प डी यहां पर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणि में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणि, चक्रपाणि, यहां पर चक्र पहला पद और पाणि दूसरा पद। ठीक है ना, पाणि का मतलब क्या होता है? हाथ, पाणि का अर्थ क्या होता है? हाथ। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? चक्र है हाथ में जिनके, जिनके अर्थात, अर्थात कौन? भगवान, भगवान, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। यहां पर भी देखिए वही बात आ गई, न तो पहला पद और न तो दूसरा पद, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके पहले अव्ययी भाव समास दिया गया है, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, अविकारी शब्द का मतलब वह शब्द जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव, उसको हम अव्यय कहते हैं। ठीक, या अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें न कारक होता है, न वचन होता है, न पुरुष होता है, न लिंग होता है, तो ऐसे शब्द को हम अव्यय, अव्यय कहते हैं। और किसी सामासिक पद में कोई एक पद यदि अव्यय है तो वह पूरा सामासिक पद ही अव्यय का भाव देता है, यानी अव्यय बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक, तत्पुरुष कारकाधारित होता है, कारकाधारित मतलब कारक पर आधारित। ठीक है ना, कारक पर आधारित। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इस सब का पहचान होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अथवा को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, अधिकरण में पर ऊपर, संबंध है अरे ओ। कहने का मतलब कि कोई समासिक पद है और उसका समास विग्रह करते समय यदि ये कारक का चिन्ह बीच में दिखाई देता है, यानी दोनों पदों के बीच में दिखाई देता है या प्रयुक्त होता है, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? तत्पुरुष समास।
ठीक है ना। जैसे हमने कहा राज काज, राजकाज का अर्थ क्या होगा? राज पहला पद, काज दूसरा पद। राजकाज का अर्थ होगा राजा का कार्य, यही ना होगा, राजा कार्य, ये पहला पद, ये दूसरा पद। लेकिन जब इसका हमने समास विग्रह किया तो यहां पर बीच में एक पहचान हमको मिला का किसका पहचान है? कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा संप्रदान के लिए अथवा को अपादान, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का के की का यहां पर पकड़ में आ गया का। तो यहां पर जब का संबंध कारक का पहचान दिखाई दे दिया, यानी यहां पर तत्पुरुष समास है। यानी आप पूछेंगे कि तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष है, तो यहां पर संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक, बहुब्री को हमने बता दिया, कर्मधारय को भी हमने इसके जस्ट पहले बताया है, जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है, द्वितीय पद विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब यहां पर देखिए चक्रपाण के लिए पूछ रहा है कि चक्रपाण में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो यहां पर बहुब्री समास है। अगला प्रश्न, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार है? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है यानी बार बार क्या होती है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना, ठीक है ना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना। कहने का मतलब कि जब एक वर्ण एक से अधिक बार आता है या बार बार आता है तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? विकल्प सी। इसके पहले यमक अलंकार दिया हुआ है। यमक का मतलब होता है जोड़ा। यमक का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब दो बार आना। क्या दो बार आना? शब्द। जहां पर एक ही शब्द कम से कम दो बार आए लेकिन दोनों का अर्थ जोड़ा हो यानी दो हो, ठीक है ना। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। तो यहां पर कनक शब्द दो बार आया है। कौन सा शब्द? कनक। कनक शब्द दो बार आया है। एक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है ना। दो बार आया ना। कनक शब्द एक ही है लेकिन कितनी बार प्रयोग किया गया है? दो बार, ठीक। तो जहां पर कोई शब्द कम से कम दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार, ठीक है ना। इससे संबंधित तो नहीं है ना। कहने का मतलब कि यह उत्तर सही नहीं है, यह गलत है। श्लेष, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, चिपका हुआ। कहने का मतलब कि जब कोई शब्द केवल एक बार आए, कितनी बार आए? केवल एक बार आए, लेकिन उस एक शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, दो अर्थ हो, तीन बार अर्थ हो, चार बार अर्थ हो, तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। जैसे पिछले वीडियो में ही हमने बताया, वृषभानुजा एक शब्द है, वृषभानुजा शब्द एक ही है, ठीक है ना। वृषभ धन अनुजा, वृषभ माने बैल, अनुजा माने बहन, बैल की बहन, एक अर्थ हो गया। और वृषभानु जा माने उत्पन्न होने वाली, वृषभानु से उत्पन्न होने वाली अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा, शब्द एक ही अर्थ दो। तो यहां पर श्लेष अलंकार है। अनुप्रास को हमने बता दिया कि जहां किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो यानी कोई वर्ण एक से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना, ठीक। इसका पहचान है मनु, मानो, जनु, जानो इत्यादि, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान है, ठीक। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है,
क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, न काम न पुरुष न काल, केवल धातु कहते हैं। अगला प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न दिया है। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। प्रश्न को पढ़िए पहले। प्रश्न पूछा है, इसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिया गया है नीचे। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या पूछ रहा है? शीर्षक, शीर्षक को आप खुद ही निर्धारित कर सकते हैं, इसको पूरा को पढ़ेंगे। ठीक है, शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और बिना किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ही ठीक होने पर छोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, घबराते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दे और शांत रहना शुरू करें। ये पूरा जो गद्यांश दिया गया है, इस पूरे गद्यांश को पढ़ने से हमको एक बात तो भली भांति समझ में आ गया कि केवल इसी से संबंधित बात कही जा रही है। क्या? शांत रहने की। ठीक है ना। अब प्रश्न पढ़िए, गद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है एकाग्रचित बनो, शांत रहो, सुखी रहो, क्रोध में अमंगल, सफलता का। इसमें ये विकल्प बी उत्तर सही है। क्यों सही है इसका कारण भी मैं बता देना चाहता हूं। लिखा है, अपने को शांत रखना ही योग है। देखो लिखा है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने से हमारी दुनिया बदल जाएगी। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, शांत रहने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी, जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। समझ में आ रहा है? जब हमारे मन में शांति होगी, हम शांत स्वभाव के हो जाएंगे, हमारे मन में शांति होगी, और जितनी अधिक शांति हमको मिलेगी, जितना हम शांत रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन आनंदमय रहेगा, यानी हमको सुख प्राप्त होगा। तो यह पूरा जो गद्यांश है, मनुष्य के जीवन में शांत रहने और सुखमय जीवन व्यतीत करने संबंधी बात कही गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया है? क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रखना ही योग है, इस महायोग। यहां पर लिखा गया है ये शब्द महायोग। ठीक, यानी इसका उत्तर यह है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, क्रोध को काबू में करने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो यहां पर देखिए लिखा है, बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के, बिना किसी उपचार के, बिना ही पाचन क्रिया तो स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। क्या भाग जाएंगे? छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। छोटे मोटे रोग कौन कौन से हैं? आगे दिया गया है, खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, चीखना चिल्लाना, ठीक ना, चीखना चिल्लाना। हाँ ठीक, यानी इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है और बाकी 3 विकल्प असंगत है। तो यह रहा आज का हमारा तीसरा अभ्यास प्रश्न, जो कि अभी अभी हल किया गया है। अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इसी बोल के साथ आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।